हेलो। आवाज आ रही है सभी को? हेलो। आवाज आ रही है क्या? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। आज हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ही डिस्कशन करेंगे, बुकलेट का। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं वॉल्यूमेट्रिक का। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। A certain amount of metal whose equivalent weight is 2 displaces 0.7 liter of hydrogen measured at NKP। तो हमारे पास क्या है? मेटल है, इसका रिएक्शन किसी एसिड से किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, कोई सॉल्ट बना देगा मेटल, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 2 दिया हुआ है। मान लो इसका हमने वेट लिया x ग्राम, एंड H2 जो बन रहा है वो बन रहा है 0.7 लीटर। ठीक है। नाउ अच्छा, H2 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 और एसिड में +1 होगा। तो एन फैक्टर क्या है इसका? H2 का एन फैक्टर जो है इसका क्या हो जाएगा? चेंज 1 है और नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो एन फैक्टर 2 आ गया।
नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल एंड H2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2। तो मेटल के इक्विवेलेंट क्या होंगे, x डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट मास, इसका इक्विवेलेंट मास हमें दिया है 2 इज इक्वल टू, अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 क्या होगा, इसका मोल्स पता है हमें, एंड मोल्स इनटू n फैक्टर कर देंगे, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, 0.7 इसका वॉल्यूम है, डिवाइड बाय 22.4 क्या था, दैट इज मोल्स, एंड इनटू कर दिया हमने n फैक्टर 2। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये मोल्स इनटू n फैक्टर मिल गया जो कि इक्विवेलेंट है। तो x यहाँ से क्या आएगा, इट इज 0.7 इंटू 4 डिवाइड बाय 22.4। तो ये हमारे पास वेट ऑफ मेटल आ गया। ये आ रहा है हमारे पास 0.125 ग्राम। ओके, so this is weight of metal. Now question number 7, वो भी ऑलमोस्ट इसी टाइप से है। 9.44 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ मेटल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो हमारे पास क्या मेटल जो है उसका ऑब्वियसली ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ और उसकी वजह से क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना। तो 5 ग्राम मेटल जो है कंबाइन हुआ है 9.44 सॉरी ऑक्सीजन से, और बना है 9.44 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। नाउ ऑब्वियसली मेटल और मेटल ऑक्साइड के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो सेम होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट है उसको ई मान ले, ठीक है, ई हम ले लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो अगर उसको ई मान ले तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या हो जाएंगे, 5 डिवाइड बाई ई, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट। तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट क्या होगा, उसका वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। नाउ मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मेटल का इक्विवेलेंट मास प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास, दैट इज 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमें ई मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 5e प्लस 40 इज इक्वल टू 9.44 टाइम्स ई। तो ये क्या आ गया, दिस इज 4.44 ई इज इक्वल टू 40। तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय 4.44 दैट इज 9। सो इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो 9 आ गया। ओके, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर आ रहा है 9। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वो भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का है। $14.7 gram of sulfuric acid was needed to dissolve this much of metal. Calculate the equivalent weight of metal and volume of hydrogen liberated at NTP. तो देखो हमारे पास कोई मेटल है, ओके, उस मेटल का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, उस मेटल का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है उस मेटल का सल्फेट मतलब सॉल्ट प्लस H2। तो अब मेटल का जो वेट है वो कितना दिया है, 16.8 ग्राम, और H2SO4 का वेट कितना दिया है, इट इज 14.7 ग्राम। ऑब्वियसली दोनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे। तो अगर मेटल का हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं, मतलब इक्विवेलेंट मास ले लेते हैं ई, तो 16.8 डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू H2SO4 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 14.7 इज वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। अब H2SO4 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो देखो SO4 का इक्विवेलेंट मास प्लस H2 का इक्विवेलेंट मास मतलब हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास। तो हाइड्रोजन का 1 होता है और SO4 पर -2 चार्ज होता है, तो -2 चार्ज होता है, तो इट इज 96/2। ये इसका SO4 का इक्विवेलेंट मास आएगा। तो कितना आया ये, दिस इज 14.7 डिवाइड बाय ये कितना हो गया 38 ना, तो 39 आ गया। तो व्हाट इज ई, ई इज 16.8 इंटू 39 डिवाइड बाय 14.7। ओके, सो कितना आ रहा है, तो यार हमारे पास 44.57। ओके,
So this is equivalent mass of metal. Now equivalent mass of metal आ गया। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए H2 का कितना वॉल्यूम बना। मान लो H2 का वॉल्यूम बना V लीटर, ओके। और ऑब्वियसली इसका एन फैक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा, चेंज क्या है, चेंज 1 का ऑक्सीडेशन नंबर का, एंड नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो एन फैक्टर इसका 2 आ रहा है। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है अपने पास क्या है, ये जो है ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ना। जितना मेटल का इक्विवेलेंट उतना H2SO4 का इक्विवेलेंट और उतना H2 का इक्विवेलेंट भी आएगा। तो 16.8 by E इज इक्वल टू 14.7 by 39, एंड उतना ही हमारे पास H2 का इक्विवेलेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो वॉल्यूम अगर हमने V ले लिया डिवाइड बाय 22.4 करेंगे तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज 2। तो यहाँ से V निकाल सकते हैं। V क्या आया, तो V आएगा 14.7 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 39 इंटू 2। कितना आ जाएगा ये? आई थिंक ये आ रहा है 4.22 लीटर। ओके, कहीं मिस्टेक तो नहीं कि एक बार देख लो फिर भी। मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। 14.7 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड was needed to dissolve 16.8 ग्राम। हाँ सॉरी, मिस्टेक कर दिया इतना। 96/2 कितना होता है? 96/2 इज 48 ना, मिस्टेक हुआ है, सॉरी। तो ये क्या आएगा, दिस वुड बी 49। वही मैं बोल रहा था, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया। दिस वुड बी 49, तो ये क्या आ जाएगा, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16.8 इंटू 49 डिवाइड बाय 14.7, दिस इज 56। ओके, सो 56 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ थोड़ा हमारा। 19.19/2 को हमने 38 ले लिया था। एंड सेम चीज यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ क्या आएगा ये, दिस शुड बी 14.7 बाय 49। 39 की जगह हम 49 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये? ये आ रहा 3.36। ओके, सो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो इस टाइप से इक्विवेलेंट मास वगैरह, मतलब हम ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा के आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है इसको हम यूज करके इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, तो वहां से आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। So the salt Na2HPO4 is formed when orthophosphoric acid is reacted with an alkali। तो देखो H3PO4 जो है वो बना रहा है Na2HPO4, तो ऑब्वियसली इसका रिएक्शन हुआ NaOH के साथ, तो इससे हमें मिला Na2HPO4। तो यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअली, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो गए, है ना, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए ना। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो दो हाइड, याद है एन फैक्टर क्या होता है एसिड बेस रिएक्शन में? एन फैक्टर क्या होता है एसिड का? नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H पॉजिटिव। तो यहाँ पर 2H से एक H ही बचा है, तो एन फैक्टर क्या हुआ, 2 हुआ ना। तो एन फैक्टर 2 हुआ, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, मोलार मास बाय एन फैक्टर। मोलार मास इसका आई थिंक 98 है, डिवाइड बाय 2, सो कितना आया, 49 आया। क्लियर है? तो एसिड बेस रिएक्शन में एन फैक्टर जो है क्या होता है एसिड का, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर दो H पॉजिटिव रिप्लेस हुए हैं, जब H3PO4 से क्या बना है, Na2HPO4 बना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या 0.501 ग्राम ऑफ सिल्वर वॉज डिजोल्व इन नाइट्रिक एसिड एंड HCl वॉज एडेड टू दिस। तो उससे क्या बना, AgCl बना, और AgCl का वेट इतना है। इफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इज दिस, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो यार Ag से क्या बन रहा है, ऑब्वियसली HNO3 एंड HCl वगैरह हम ऐड कर रहे हैं एंड हमें मिल रहा है AgCl। ठीक है, और भी कुछ मिल रहा होगा बट उतनी रिक्वायरमेंट इनकी है नहीं। तो इसका हमें क्या दिया है, वेट दिया है, कितना वेट दिया है 0.501 ग्राम, और AgCl का कितना दिया है भाई, इसका दिया 0.6655 ग्राम। तो यार इन दोनों के इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। तो अगर हम Ag का इक्विवेलेंट को मान लेते हैं E, तो इट इज 0.501 बाई E। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag हमने E मान लिया, तो ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। तो वो क्या होगा 0.6655 उसका वेट डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट मास। अब AgCl का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl। ओके, तो यहाँ से हमें E निकालना है। तो ये क्या आएगा, दिस इज 0.501 E प्लस 0.501 इंटू 35.5 इज इक्वल टू 0.6655 E। तो यहाँ से E क्या आएगा, आई थिंक 108 आ रहा है, 108.11। ठीक है, तो E आ गया यहाँ से 108.1। ओके, सो दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो 5 ग्राम ऑफ जिंक डिस्प्लेस्ड this much of copper from copper sulfate solution. If zinc has equivalent mass this, find the equivalent mass of copper। तो इजी है भी। हमारे पास जिंक का रिएक्शन हुआ कॉपर सल्फेट से, मतलब CuSO4 से। तो इससे क्या हुआ, और इससे Cu निकला प्लस ZnSO4 आया। तो 5 ग्राम जिंक जो है, ये हमारे पास 5 ग्राम जिंक है, इसने डिस्प्लेस कितना किया है, 4.846 ग्राम किया है कॉपर को डिस्प्लेस। तो जिंक का इक्विवेलेंट वेट दिया है, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालना, वेरी इजी। इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर हम जिंक का इक्विवेलेंट वेट ले लेते हैं कितना, 32.5, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, 5 डिवाइड बाय 32.5 इज इक्वल टू 4.846 डिवाइड बाय Cu का इक्विवेलेंट मास, जिसको हम E मान लेते हैं, और वही निकालना है हमें। तो E क्या आ जाएगा, इज 4.846 इंटू 32.5 डिवाइड बाय 5। ओके, कितना आ रहा है, यार हमारे पास 31.499 या 31.5। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, 1 ग्राम ऑफ एसिड C6H10O4 requires this much of KOH for complete neutralization. How many neutralizable hydrogen atoms are in this molecule। ठीक है, तो हमारे पास एसिड है, तो एसिड का एन फैक्टर हमें बेसिकली निकालना है एक तरह से। ठीक है, तो एसिड प्लस KOH विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो एन फैक्टर ऐसा, इसका एसिड का क्या दिया हमें, एसिड का दिया 1 ग्राम, KOH का कितना दिया 0.678 ग्राम। नाउ दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे। ठीक है, तो अगर हम एसिड का एन फैक्टर ले लेते हैं, मान लो x, इसका एन फैक्टर x आया, और KOH का तो हमें पता ही है
KOH का एन फैक्टर 1 है ना। एसिड बेस रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H पॉजिटिव एसिड के लिए एंड बेस के लिए OH नेगेटिव। ठीक है, नाउ दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे, तो 1 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ एसिड। व्हाट इज मोलार मास ऑफ एसिड यार, C6 मींस हो गया 72 प्लस 10, 72 प्लस 10 इज 82 एंड प्लस 64 कितना आ रहा है, 82 प्लस 64 दैट इज 146। तो ये हो गया हमारे पास इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास सॉरी इनटू एन फैक्टर किया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो ये आ गया number of equivalent. Now this should be equal to number of equivalent of KOH. Now what is number of equivalent of KOH? 0.678 is weight divided by molar mass. KOH का molar mass कितना होता है, 39 होता है अपने पास K का प्लस ऑक्सीजन का एंड प्लस हाइड्रोजन का, तो ये आता है 56। ओके, तो KOH का molar mass is 56 into n factor is 1। KOH का n factor क्या है, 1 है। सो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ से x क्या आएगा, दिस इज 146 इंटू 0.768 डिवाइड बाय 56, तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2। मीन्स हमारे पास जो एसिड है इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2, और एसिड का एन फैक्टर 2 है। इसका मतलब क्या है कि एसिड से 2 H पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, इस रिएक्शन में एसिड से कितने H पॉजिटिव निकल रहे हैं, 2 H पॉजिटिव निकल रहे हैं। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। .2 molar KMnO4 solution completely reacts with this much molar of FeSO4 solution under acidic condition. The volume of FeSO4 used is 50 ml. What volume of KMnO4 was used? So it is very easy. दोनों के number of equivalent same होने चाहिए। So KMnO4 plus FeSO4, तो acidic medium में Mn जो है वो किस में जाता है यार, एसिडिक मीडियम में Mn किस में जाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। तो Mn यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, तो Fe क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो Fe जो है मतलब FeSO4 में Fe ऑक्सीडाइज हो सकता है, बाकी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फर का ऑलरेडी +6 है ना, और SO4 वाला पार्ट जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो Fe का +3 हो जाएगा। ठीक है, तो Fe+2 जो है वो Fe+3 में चला गया। तो यहाँ पर एन फैक्टर जो है वो क्या है, तो KMnO4 का एन फैक्टर है 5 into 1, obviously change in oxidation number is 5 and number of atoms is 1, so n factor is 5। FeSO4 में देखो Fe कितना चेंज हो रहा है, 1, and number of atoms Fe के 1 ही है, तो आया 1। ठीक है, तो दोनों के अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए। तो KMnO4 का जो मोलरिटी है वो दिया 0.2, उसका वॉल्यूम निकालना है। मान लो हमारे पास इसका वॉल्यूम है V। FeSO4 का मोलरिटी है 0.05 एंड इसका वॉल्यूम कितना दिया है, इसका वॉल्यूम दिया हमें 50 ml। नाउ दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर हम इक्वेट करेंगे तो मोल्स ये आ गए अपने पास इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स, ऑब्वियसली मोल्स नहीं है पर मिली मोल्स आए हैं क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो ये वाला वॉल्यूम भी मिलीलीटर में ही आएगा। तो मोलरिटी इनटू हमने क्या किया, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो मिली मोल्स एंड इनटू एन फैक्टर। ठीक है, सो दोनों साइड हमने नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट को सेम कर दिया। मिली इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मिलीलीटर में दिया वॉल्यूम। ओके, सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट को सेम कर दिया, हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट को सेम कर दिया है। तो यहाँ से V क्या आएगा, तो ये अपने पास आ रहा है 0.05 इंटू 50 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 5, ऑब्वियसली ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो आई थिंक ये 2.5 ml आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, 20 ग्राम ऑफ a sample of BaOH whole twice, तो 20 ग्राम हमारे पास है BaOH whole twice, is dissolved in 10 ml
of 0.5 normal HCl solution. The excess of HCl was treated with 0.2 normal NaOH. Volume of NaOH was 10 ml. Calculate the percentage of BaOH whole twice in the sample. अब देखो हमारे पास जो BaOH whole twice है ना, वो एक्चुअली 20 ग्राम दिया है. सैंपल पूरा मतलब ऐसा नहीं वो प्योर BaOH whole twice है. ठीक है, मान लो उसमें अपने पास x ग्राम ही BaOH whole twice. ओके, तो अब ये BaOH whole twice जो है इसको हमने HCl से रिएक्ट किया कराया, बट HCl जो है वो किसमें है, एक्सेस में है. तो यहाँ पर HCl जो है, तो ये इसमें काइंड ऑफ बैक टाइट्रेशन यूज हो रहा है. तो यहाँ पर HCl जो है वो एक्सेस में है, मतलब कुछ HCl BaOH whole twice से यूज के साथ रिएक्ट हो रहा है. ठीक है, और कुछ HCl NaOH के साथ रिएक्ट हो रहा है. ओके, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ BaOH whole twice प्लस नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ NaOH. ओके, सो व्हाट इज नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ HCl? तो देखो HCl का वॉल्यूम दिया है 10 मिलीलीटर दिया ऑब्वियसली, तो ये हमारे पास नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट आ रहा है. अगर तुम्हें इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते. ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl. नाउ इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ BaOH whole twice. नाउ BaOH whole twice जो है उसके हमारे पास वेट कितना है, x ग्राम. तो डिवाइड बाय मोलार मास करेंगे, दैट इज 171. तो इसके मोल्स आ गए, एंड मोल्स इनटू n फैक्टर. व्हाट इज BaOH whole twice का n फैक्टर? देखो HCl जब इनसे रिएक्ट करेगा तो HCl एसिड का काम करेगा और ये बेस का काम करेंगे. नाउ ये जब बेस का काम करेगा तो n फैक्टर क्या होगा, 2 होगा ना. तो n फैक्टर इज 2. ठीक है, सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट आ गए BaOH whole twice के, प्लस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. तो NaOH के कितने इक्विवेलेंट है यार, NaOH का वॉल्यूम दिया 10 ml एंड नॉर्मलिटी है 0.2. तो 0.2 इंटू 10 ये आया मिली इक्विवेलेंट, जो कि वॉल्यूम किसमें, मिलीलीटर में. तो इक्विवेलेंट के लिए 10⁻³ भी ले लेंगे. ओके, सो क्या आ रहा है, सो ये आ रहा है 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2x बाई 171 प्लस ये राइट हैंड साइड वाला 2 इंटू 10⁻³ मतलब 2x बाई 171 क्या आया, इट इज आई थिंक 3 इंटू 10⁻³. तो x क्या आ गया, x इज 3 इंटू 10⁻³ इंटू 171/2. तो ये x आया, मीन्स BaOH whole twice का वेट आया उस सैंपल में. तो परसेंटेज क्या होगा यार, तो परसेंटेज ऑफ BaOH whole twice क्या हो जाएगा, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं देन परसेंटेज निकाल लेंगे. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 इंटू 171 एंड देन डिवाइड बाई 2. सो ये आ रहा है 0.2565 ग्राम. इतना ग्राम हमारे पास आ रहा है BaOH whole twice. तो परसेंटेज क्या होगा, तो BaOH whole twice का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट दिया आई थिंक 20. ठीक है, एंड इनटू 100. तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.28%. okay, so this is 1.28%. So this was question number 14. Now question number 15. तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, KsC2O4 KsC2O4 डॉट H2C2O4 एंड डॉट 2H2O ये हमें दिया है, और उन्होंने इसका नॉर्मलिटी दिया है 0.2 एज एन एसिड. तो देखो जब एसिड की तरह काम कर रहा है तो नॉर्मलिटी इसका 0.2 है. तो बोल रहा है कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो नॉर्मलिटी क्या होगा. तो पहले इसका मोलरिटी निकाले. देखो मोलरिटी
चाहे वो एसिड का काम करे या रिड्यूसिंग एजेंट का किसी का भी काम करे, मोलरिटी तो उसका फिक्स है। नॉर्मलिटी चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ चेंज इन एन फैक्टर, ठीक है। सो इसका एन फैक्टर एज एसिड क्या होगा यार, एसिड जब एसिड की तरह जब ये काम करेगा तो एसिड की में क्या होता है एन फैक्टर, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव। तो यहाँ पर 3 एच जो है वो रिप्लेस होंगे, 2 ये H2CO4 वाले और एक ये वाला एच वाला, ठीक है। तो एन फैक्टर एज एसिड इसका 3 हो गया। तो व्हाट इज मोलरिटी, सो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है अपने पास नॉर्मलिटी, है ना। तो मोलरिटी यहां से क्या आ रहा है इसका 0.2/3, ये मोलरिटी आ गया। नाउ हमें लेकिन इसका मोलरिटी नहीं निकालना, हमें निकालना इसका नॉर्मलिटी, जब ये किसकी तरह काम करेगा, जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो इसमें जो ऑक्सीडाइज होता है ना वो क्या होता है पता है, ये C2O4 वाला पार्ट जो है ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये C2O4 वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में, याद है। तो चेंज कितने का है, +2 से, सॉरी +3 से +4 में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या आएगा इसका, तो चेंज 1 का है। और देखो कार्बन कितने होंगे, 2 कार्बन इसमें 2 कार्बन इसमें, तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो चेंज 1 का है और नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो एन फैक्टर आएगा 4। तो अब देखो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर क्या होगा, नॉर्मलिटी होगा ना। सो मोलरिटी इज 0.2/3 इंटू एन फैक्टर इज 4। तो क्या आ गया ये, दिस इज 0.8/3, या हम बोल सकते हैं 0.267 आई थिंक, ठीक है। तो 0.267 नॉर्मल, ओके। तो इसका नॉर्मलिटी आ गया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए, एन क्यों आया, तो ये क्या हो गया, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसका नॉर्मलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, an aqueous solution containing 0.1 gram of KiO3 was treated with excess of Ki। तो देखो KiO3 जो है उसका रिएक्शन हुआ Ki, एंड ये जब रिएक्शन हुआ तो अब देखो आगे वो बोल रहा है द सॉल्यूशन वाज एसिडिफाइड विद HCl, बाद में सॉल्यूशन को एसिडिफाइड किया, एंड द लिबरेटेड I2 कंज्यूम्ड दिस मच ऑफ थायोसल्फेट। तो एक्चुअली यहाँ से क्या I2 निकलेगा, और वो जो I2 निकल रहा है उसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो ये बेसिकली ये कौन सा वाला टाइट्रेशन हो गया, दिस इज आयोडोमेट्री। आयोडोमेट्री में क्या होता है, 2 रिएक्शन होते हैं, पहली रिएक्शन में I2 निकल रहा है और फिर वो I2 का रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन से कराते हैं। तो उसमें क्या आता है NaI प्लस Na2S4O6 इन एसिडिक सॉल्यूशन, याद है, एसिडिक सॉल्यूशन में ये आता है। तो क्या बोला आगे हमें, तो ये जो दिया है, ये दिया हमें 0.1 ग्राम, ठीक है। एंड इसका एक्सेस ऑफ KI से रिएक्शन कराया, देन I2 निकला, द लिबरेटेड I2 कंज्यूम दिस मच ऑफ। तो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है Na2S2O3 का, ये दिया हमें 45 ml। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, तो हमें सोडियम थायोसल्फेट का मोलरिटी निकालना, ओके। सो सबसे पहले एन फैक्टर देख लेते हैं। सो KiO3 का अगर हम देखेंगे तो इसका देखो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर +5, इसका -1 है, I2 का 0 है, एंड यहाँ पर भी I2 का 0 है, सल्फर का +2 है, ये वाला -1 एंड ये वाला +5/2। तो एन फैक्टर जो है वो क्या आएंगे, इस I2 का एन फैक्टर आता है चेंज इज 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो 2 आ गया। इस Na2S2O3 का क्या है, चेंज इज हाफ एंड नंबर ऑफ एटम्स 2, तो क्या आ गया
1 आ गया। इसके अलावा KiO3 का एन फैक्टर क्या होगा, तो चेंज 5 का है, नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो 5। अच्छा, I2 का यहाँ पर एन फैक्टर देखेंगे तो क्या है, ये देखो I2 एक तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है बैकवर्ड रिएक्शन में, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है तो इसके दो एन फैक्टर, ठीक है, एक तो इसके लिए और एक इसके लिए, दो एन फैक्टर हैं, तो ओवरऑल इसका एन फैक्टर क्या होगा, तो एन फैक्टर 1 इंटू एन फैक्टर 2। सो व्हाट इज एन फैक्टर 1, एन फैक्टर 1 देखो 10 आ रहा है इसका, क्योंकि चेंज 5 का है, नंबर ऑफ एटम्स 2 है I2 में, तो चेंज 5 नंबर ऑफ एटम्स 2, तो एन फैक्टर आया इसका एक 10 आया। और दूसरा क्या है, चेंज 1 है, ये देखो चेंज यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, तो चेंज 1 है, नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो 2 आया। तो यहाँ पर दो एन फैक्टर है I2 के, एक 10 है और एक 2 है। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन जब होता है तो उसमें एन फैक्टर 1 इंटू एन फैक्टर 2 डिवाइड बाय एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2 मीन्स 12। तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5/3। ओके, सो इस I2 का एन फैक्टर है 5/3। तो अब देखो हमें यहाँ पर KiO3 जो है इसका वेट दिया 0.1 ग्राम, तो उस 0.1 ग्राम से हमें Na2H2O3 का निकालना है मोलरिटी। तो सबसे पहले यार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KiO3 क्या होगा, कितना वेट दिया उसका, 0.1 ग्राम दिया, डिवाइड बाय मोलार मास। तो मोलार मास उन्होंने हमें दिया है क्या, यस दिया, इट इज 214, ठीक है। सो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KiO3। नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा यार, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर ना, तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एन फैक्टर इज 5 तो इट इज 0.5 डिवाइड बाय 214, तो इतने इक्विवेलेंट ऑफ I2 हो जाएगा इन फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 214। नाउ नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा फिर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 क्या होगा, एन फैक्टर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, याद है, मोल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट पता है तो मोल्स निकालने के लिए डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो एन फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे तो एन फैक्टर यहाँ पर क्या है 5/3, तो 5/3 से डिवाइड किया तो ये आया, कितना आ गया ये, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.4 इंटू 10⁻⁻3। तो इतने मोल्स आ रहे हैं I2 के। ऑब्वियसली सेकंड रिएक्शन में भी इतने ही मोल्स होंगे, तो सेकंड रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के इक्विवेलेंट सेम कर सकते हैं। तो दोनों के इक्विवेलेंट सेम कैसे होंगे, तो 1.4 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स इंटू एन फैक्टर ऑफ I2 इज 2 इज इक्वल टू, अब देखो इसका हमें क्या दिया, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, Na2H2O3 का वॉल्यूम कितना दिया, इट इज गिवन एज 45 ml, ठीक है। तो इसका अगर हम मोलरिटी x मान लेते हैं एंड 45 ml इसका वॉल्यूम है, एन फैक्टर इज 1, सो x इंटू 45 इंटू 10⁻⁻3 एंड एन फैक्टर 1 है, तो यहाँ से x क्या आ रहा है यार, 10⁻⁻3 से 10⁻⁻3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो आई थिंक ये आ रहा है 0.6 वगैरह आ रहा है। ओके, सो इट इज 0.06 कुछ आ रहा है। तो यहाँ से x आ रहा है 0.06222 ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, सो ये हो गया इसका मोलरिटी। तो फर्स्ट रिएक्शन से हमने क्या किया, I2 के मोल्स निकाले, ऑब्वियसली पहले इक्विवेलेंट निकाले I2 के, एंड I2 के इक्विवेलेंट आ गए, इससे मोल्स आ गए। तो I2 के मोल्स जितने फर्स्ट रिएक्शन में उतने ही सेकंड रिएक्शन में I2 के मोल्स हैं, बिकॉज वही सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, I2 रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। तो I2 का सेकंड रिएक्शन में मोल्स पता है, वहां पर सेकंड रिएक्शन में दोनों के इक्विवेलेंट क्या कर सकते हैं हम,
दोनों के इक्विवेलेंट सेम कर सकते हैं। तो वही हमने किया लास्ट में, दोनों के इक्विवेलेंट सेम कर दिए। तो हमें क्या मिल गया, मोलरिटी ऑफ Na2H2O3 मिल गया, दैट इज सोडियम थायोसल्फेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। Now question number 17. A 10 gram sample of CuS and Cu2S was treated with, तो हमारे पास CuS and Cu2S दोनों का वेट मिला के 10 ग्राम है, मे भी इम्प्योरिटी देखते हैं। तो CuS एंड Cu2S, इसका ले लेते हैं x ग्राम, इसका ले लेते हैं y ग्राम, मे भी इम्प्योरिटी हमें नहीं पता, तो देखते हैं। was treated with this much of K2Cr2O7. The products obtained are Cr3 positive, Cu2 positive, SO2. The excess oxidant मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जो कि क्या है K2Cr2O7 है, was reacted with 50 ml of Fe2 positive solution. And ये जो हमें 50 ml of Fe2 positive solution दिया है, इस Fe2 positive solution का हमें मोलरिटी नहीं पता, लेकिन वो क्या बोलता है कि अगर यही Fe2 पॉजिटिव सॉल्यूशन को हम KMnO4 से रिएक्ट कराएं, जिसका कि 0.875 मोलार है, तो KMnO4 सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम आता है 20 ml, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसका रिएक्शन एंड साथ साथ हमारे पास है Fe2 पॉजिटिव का कोई सॉल्यूशन, तो CuS, Cu2S एंड Fe2 पॉजिटिव का जो सॉल्यूशन है, इन तीनों का रिएक्शन कराया है K2Cr2O7 से। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 is equal to number of equivalent of CuS plus number of equivalent of Cu2S plus number of equivalent of Fe2 पॉजिटिव। लेकिन Fe2 पॉजिटिव का हमें मोलरिटी नहीं पता, उसका जस्ट उन्होंने वॉल्यूम दिया, तो पहले हम Fe2 पॉजिटिव का मोलरिटी निकालेंगे। कैसे, उसका मोलरिटी निकाल लेते हैं MnO4 वाली रिएक्शन के थ्रू या KMnO4 वाले के थ्रू। सो ये Fe जो है +3 में गया एंड Mn जो है +2 में गया, तो ये +2 से +3 एंड +7 से +2। तो एन फैक्टर क्या है, इसका 1 है क्योंकि चेंज 1 है एंड नंबर ऑफ एटम्स 1 है। इसका एन फैक्टर क्या है, 5 चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स 1, तो एन फैक्टर 5। तो यहाँ से देखो Fe2 पॉजिटिव का मोलरिटी अगर मान लें कुछ क्या माने एक्स वाई ओ ले लिया, मान लो इसका मोलरिटी चलो जेड मान लेते हैं, ठीक है, ये जेड मोलार है, तो मोलरिटी जेड इंटू एन फैक्टर 1, ठीक है। अच्छा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर लेते हैं पहले। सो मोलरिटी जेड, वॉल्यूम कितना दिया यार Fe2 पॉजिटिव का 25 ml दिया, जो KMnO4 से रिएक्शन कर रहा है, तो ये मिलीमोल्स इंटू एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू KMnO4 का कितना दिया है 0.875 मोलरिटी इंटू क्या करेंगे, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम इज 20 ml एंड एन फैक्टर क्या है 5। तो यहां से जेड की वैल्यू क्या आ रही है यार, .875 का 4 टाइम्स आ जाएगा शायद, है ना, क्योंकि वो 100 है और ये 25 है, ये 4 टाइम्स आएगा उसका। सो 3.5 आ रहा है, ठीक है। सो जेड का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है 3.5। सो अपने पास 3.5 मोलार है Fe2 पॉजिटिव। अब देखो अगर Fe2 पॉजिटिव 3.5 मोलार है तो इस रिएक्शन में हम सब्स्टिट्यूट कर दें इसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 क्या होगा, तो K2Cr2O7 का हमें वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया, चलो सभी का मिली इक्विवेलेंट लेते थे। तो 100 ml एंड 1.25 इसका मोलरिटी है, तो ये मिलीमोल्स हुआ इनटू एन फैक्टर। व्हाट इज K2Cr2O7 का एन फैक्टर 6 होता है ना,
ठीक है, तो ये आ गया अपने पास K2Cr2O7 का मिल इक्वलेंट इज इक्वल टू CuS का मिल इक्वलेंट। तो देखो CuS किस में जाएगा, CuS में क्या है, देखो Cr2O7 2 नेगेटिव जो है वो जाता है Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। CuS जो है इसमें Cu किस में +2 में है, S -2 में है, तो प्रोडक्ट वो बोल रहे हैं क्या बन रहा है, प्रोडक्ट अपने पास Cu किस फॉर्म में आ रहा है, Cu आ रहा है 2 पॉजिटिव फॉर्म में, तो एज इट इज रहा। लेकिन सल्फर जो है वो किस में जा रहा है, SO2 फॉर्म में। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो गया CuS का 6 हो गया, बिकॉज Cu चेंज नहीं हो रहा बट सल्फर चेंज हो रहा है, तो एन फैक्टर ऑफ CuS होगा 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ CuS क्या होगा, तो उसके हमें क्या दिया है, अच्छा CuS का हमने वेट ले लिया x ग्राम, ठीक है, तो x डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ CuS क्या है भाई, Cu का 63.5 होता है एंड सल्फर का 32, तो ये आ गया 95.5 एंड ये हमारे पास क्या मिला, दैट इज मोल्स। लेकिन हमें इधर क्या है, मिल इक्विवेलेंट लिया, तो हमें पहले मिली मोल्स ले लेने चाहिए, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन एन फैक्टर। व्हाट इज एन फैक्टर, इट इज 6 प्लस Cu2S का, तो Cu2S का जब देखेंगे तो वहां पर Cu जो है वो +2 है, तो +2 से प्लस सॉरी Cu जो है +1 है, Cu2S में Cu क्या है +1 है। ओके, सो उसका एन फैक्टर जो है वो क्या आएगा, ये +1 है, ये -2 है, ये +2 है, ये +4 हुआ। तो यहाँ पर Cu की वजह से भी एन फैक्टर आएगा और सल्फर की वजह से भी, ठीक है। Cu की वजह से क्या हो जाएगा, चेंज 1, नंबर ऑफ एटम्स 2, तो Cu की वजह से 2 आ जाएगा एंड सल्फर की वजह से ऑब्वियसली 6 आ रहा है, मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो Cu2S का एन फैक्टर 8 आएगा, तो वेट इसका Y है डिवाइड बाय मोलार मास क्या हो जाएगा अभी, तो मोलार मास हो गया 159, तो ये नंबर ऑफ मोल्स 1000 से मल्टीप्लाई किया मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर अभी मैंने क्या बताया 8 है, तो ये Cu2S का हो गया प्लस Fe2 पॉजिटिव का। तो Fe2 पॉजिटिव का यहाँ पर क्या होगा, तो Fe2 पॉजिटिव के हमें देखो क्या दिए हैं, मोलरिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके 3.5 एंड वॉल्यूम कितना दिया 50 ml दिया ना, यस 50 ml दिया है, सो 3.5 इंटू 50 ये मिलीमोल्स एंड इक्वलेंट यहाँ पर 1 ही होगा, बिकॉज सॉरी एन फैक्टर 1 होगा, बिकॉज Fe+2 से +3 जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ रही है एक्स एंड वाई की, बट एक इक्वेशन से दोनों एक्स एंड वाई तो आ नहीं सकते ना, तो क्या है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इम्प्योरिटी नहीं है, मीन्स ये एक्स प्लस वाई जो है मिला के क्या है 10। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है, एक तो ये आ रही है और दूसरी इक्वेशन ये आ रही है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू मिलेगा, और एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया देन ऑब्वियसली परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन बट कर सकते हैं। ओके, so this was question number 17. Now question number 18. Hundred ml of FeC2O4 and FeSO4 is completely oxidized by this much of KMnO4 in acid solution. तो हमारे पास KMnO4 जो है दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। The resulting solution is then reduced by Zn and dilute HCl. The reduced solution is again oxidized completely by this much of 40 ml of 0.02 molar KMnO4. Calculate the molarity of FeC2O4 and FeSO4 in the solution. तो मोलरिटी निकालनी है ना, एक का मान लेते हैं x, दूसरे का मान लेते हैं y। सो FeC2O4 एंड FeSO4, इसका नॉर्मल मोलरिटी मान लिया हमने x, इसका मोलरिटी मान लिया y एंड दोनों का 100 ml है, मतलब इसका 100, दोनों का 100 ml मिला के, ठीक है, दोनों है सॉल्यूशन में।
तो इसका हो गया 100 इंटू एक्स मिलीमोल और इसका हो गया 100 इंटू वाई मिलीमोल। नाउ KMnO4 से दोनों की रिएक्शन हो रही है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 is equal to number of equivalent of FeC2O4 plus number of equivalent of FeSO4। तो जब यहाँ पर KMnO4 इन्हें ऑक्सीडाइज करेगा तो अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, तो KMnO4 का एन फैक्टर क्या है भाई? देखो MnO4 जो है किस में जाता है? Mn+2 में जाता है, तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा? चेंज होता है पाई का, तो एन फैक्टर पाई आएगा। इसके अलावा FeC2O4 जो है वो किस में जाएगा? Fe+3 में भी ऑक्सीडाइज होगा। इसके अलावा C2O4 वाला पार्ट जो है CO2 में जाएगा। तो +2 से +3 एंड ये +3 से +4। तो यहाँ पर जो एन फैक्टर है वो क्या आएगा? Fe का चेंज 1 है और कार्बन का चेंज जो है वो 1 है, बट कार्बन के 2 एटम है, तो यहाँ पर एन फैक्टर 3 आ जाता है। एंड FeSO4 में जस्ट Fe जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, ये Fe+3 में जाएगा। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर 1 आएगा। तो उसका एन फैक्टर 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही दिख रहा है। हाँ, नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 क्या होगा भाई? तो KMnO4 का हमारे पास 0.02 मोलार है, इनटू कर दिया हमने उसका वॉल्यूम, तो ये मिलीमोल्स आया, इनटू कर देंगे एन फैक्टर, तो ये मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4, तो 100 इंटू एक्स इसका मिलीमोल्स इंटू एन फैक्टर इज 3, प्लस दूसरे का क्या है 100 इंटू वाई इंटू एन फैक्टर इज 1। ओके, तो यहाँ से क्या आ रहा है? तो दिस इज लाइक 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 कॉमन लेके डिवाइड किया, ये आ गया 0.06। ठीक है, तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। नाउ अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज देन रिड्यूस्ड बाय Zn and dilute HCl। ओके, तो Zn ने रिड्यूस किया एंड Zn जो है जस्ट Fe को रिड्यूस करेगा। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या है? Fe3 पॉजिटिव है, तो वो रिड्यूस होके, मतलब जब Zn से रिएक्शन होगा तो वो रिड्यूस होके क्या बना लेगा? वापस Fe2 पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, तो नाउ जब Zn इनको रिड्यूस करेगा तो Zn किसको रिड्यूस करेगा? Zn reduces Fe3 पॉजिटिव इंटू Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अपने पास जितना भी Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में चला गया। ओके, सो Fe3 पॉजिटिव कितना था? ऑब्वियसली दोनों में था, दोनों से Fe3 पॉजिटिव आ रहा था ना, XX दोनों से आ रहा था। तो वापस जब हमारे पास KMnO4 उन्हें क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो अभी हमारे पास क्या है? अभी मतलब Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव चला गया ना, वापस Fe2 पॉजिटिव जो है उसको KMnO4 क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, Zn ने Fe को Fe2 पॉजिटिव में रिड्यूस कर दिया, जितना भी Fe3 पॉजिटिव बना था अभी उसको Zn ने क्या है? Zn जस्ट Fe3 पॉजिटिव को यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है, बाकी किसी को नहीं कर रहा है। तो Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में रिड्यूस कर दिया, तो Fe2 पॉजिटिव दोनों में है। ओके, Fe2 पॉजिटिव मतलब इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो दोनों में Fe2 पॉजिटिव आएगा। तो लेकिन वापिस जब वो Fe2 पॉजिटिव जो है वो Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होगा, तो एन फैक्टर दोनों जगह क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 दैट इज molarity 0.02 into volume is 40 into n factor is 5 is equal to number of equivalent of Fe2 positive। ओके, समझ आ रहा है? तो चलो लिख देते हैं। तो अभी जब फिर से ये होगा
सो हम क्या बोल रहे थे, Fe2 पॉजिटिव में उसको रिड्यूस किया था Zn ने। तो नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। सो लेकिन Fe2 पॉजिटिव दोनों में है, FeCO4 वाले में भी Fe2 पॉजिटिव आएगा, और जो FeSO4 से जो ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस हुआ है उसमें भी Fe2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 हमारे पास हो जाएगा 0.02, इसका अपने पास क्या है, मोलरिटी है, इंटू एन फैक्टर, सॉरी इंटू वॉल्यूम इज नाउ 40 इंटू एन फैक्टर इज 5 इज इक्वल टू, नाउ जब Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में जाएगा दोनों में, तो एन फैक्टर 1 ही रहेगा। सो 100x मिलीमोल्स है इंटू एन फैक्टर 1 प्लस 100y मिलीमोल्स है इंटू एन फैक्टर 1, ठीक है। सो दोनों जगह अपने पास एन फैक्टर जो है वो क्या है, 1। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ रहा है ये 0. ये x प्लस वाई क्या हो गया, यहाँ से x प्लस वाई हो गया अपने पास 0.04, ठीक है। सो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देते हैं, सो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मिलेगा, x प्लस वाई, तो अगर हम इसको लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू 0.0, आई थिंक x की वैल्यू आ रही है अपने पास 0.01 और y की वैल्यू क्या आ रही है, 0.03 आ रही है, ठीक है। सो FeC2O4 एंड FeSO4 का क्या हो गया, मोलरिटी, क्लियर है। So this was question number 18. Now question number 19. So some amount of commercial AgNO3 जो कि 50% प्योर है is dissolved in 50 ml of water. तो जो भी अपने पास है उसका 50% AgNO3 था, उसको डिजोल्व किया 50 ml of water में, then it is treated with 50 ml of KI solution, okay, then obviously AgNO3 और KI ने मिलके AgI बनाया, and the silver iodide thus precipitate is filtered off, then उसके बाद excess of KI in the filtrate is titrated with this much of KiO3 solution. तो जो हमारे पास KI था ये क्या एक्सेस में था, तो कुछ KI ने तो एक्चुअली क्या किया है, कुछ KI ने AgNO3 से रिएक्शन किया है, और कुछ KI जो है वो बाद में हम KiO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ KI in the filtrate is titrated with 50 ml of 1/10 molar KiO3 solution in the presence of concentrated HCl when all the iodine is converted into ICl. अब देखो KI और KiO3 से ICl बन रहा है, ना कि I2, पहले I2 बनता था, और 25 the same stock solution of KI requires this much of KiO3 under similar conditions. तो भाई जो KI का हमें सॉल्यूशन दिया उसका एक्चुअली हमें मोलरिटी नहीं पता, तो सबसे पहले तो KI सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालेंगे, ओके। तो KI सॉल्यूशन जो है उसका मोलरिटी जब हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, KI प्लस KiO3, वो बोल रहा है अंडर द सिमिलर कंडीशन, तो सिमिलर कंडीशन मतलब ICl बनेगा, सॉरी ICl बनेगा। तो KI जो है इसमें आयोडीन का -1 है, KiO3 में +5 है, इधर आयोडीन का +1, तो एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर होगा चेंज कितने का, 2 का ना, नंबर ऑफ एटम्स 1, तो एन फैक्टर 2 आ गया, एंड KiO3 में चेंज कितना है, 5 से 1 गया, तो चेंज 4 का है,
एंड नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो 4 आ गया, ठीक है। तो ये एन फैक्टर हो गया इनका दोनों का। तो वो क्या बोल रहा है कि 25 ml जो है इसका 25 ml किसका KI का, मान लो इसकी मोलरिटी एक्स है, तो पहले हम यहाँ पर मोलरिटी निकाल रहे हैं इसका, एंड दूसरे का 1/10 मोलार है एंड 30 ml है, तो दोनों के इक्वलेंट सेम होंगे, मतलब 25 इंटू एक्स ये मिलीमोल्स आया, इंटू इक्वलेंट इज इक्वल सॉरी इंटू एन फैक्टर, ये इक्वलेंट हो गए, इसका मिली इक्वलेंट ऑब्वियसली, एंड ये 30 इंटू 1/10 ये इसके मिलीमोल्स इंटू एन फैक्टर 4। तो यहाँ से एक्स क्या आ रहा है यार, तो ये आ गया अपने पास 12/50 आई थिंक, यस 12/50 आ गया, या वी कैन राइट इट एज 6/25। तो इतना हमारे पास क्या है, मोलरिटी है किसका, KI सॉल्यूशन। ओके, सो हमने KI सॉल्यूशन का पहले मोलरिटी निकाला। अब देखो क्या है, नाउ दिस KI सॉल्यूशन reacted with AgNO3 also, okay, and KiO3 solution also, ठीक है। तो अब इसका रिएक्शन हुआ है AgNO3 के साथ भी और KiO3 के साथ भी। तो नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KI is equal to number of equivalent of AgNO3 plus number of equivalent of KiO3, ठीक है। अच्छा, AgNO3 जो है उसका वेट मान लेते हैं हम x ग्राम, बट याद रखना उसमें वो सैंपल है अपने पास, ओके। AgNO3 जो है उसका अगर हम x ग्राम ले लेंगे तो उसमें प्योर AgNO3 कितना है, वेट ऑफ प्योर क्या होगा x/2, ठीक है, क्योंकि वो 50% अपने पास, ओके। तो हाँ, तो क्या था, इट इज ट्रीटेड विथ 50 ml ऑफ KI, तो KI के साथ रिएक्शन हुआ था, एंड तो KI के अपने पास कितने हो गए, मोलरिटी क्या है 6/25, ओके। एंड एक्चुअली क्या यहाँ पर जो KI है, जो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो एन फैक्टर 1 आएगा, और KiO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो एन फैक्टर डिफरेंट आएगा, ओके। तो यहाँ पर एन फैक्टर सेम नहीं आ रहा है, लेट्स सी क्या आगे क्या है। इट इज treated with 50 ml of KI solution, the silver iodide has precipitated is filtered off, excess of KI in the filtrate is titrated with KiO3 solution। तो ऐसा करते हैं कि अभी KiO3 सॉल्यूशन, KiO3 के साथ कितना KI रिएक्ट किया पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिर से जब वो रिएक्शन की बात कर रहा है तो KiO3 के हमने मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KiO3 सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI टोटल कितने हैं भाई, इट इज 50 ml ना, ऑब्वियसली मिलीमोल्स है, तो 50 ml है डिवाइड बाय इंटू 6/25, तो टोटल मोल्स ऑफ KI जो अपने पास कितने हो गए, 12 मिलीमोल्स हो गए, ठीक है। तो KI के टोटल मिलीमोल्स 12 है, उनमें से कुछ AgNO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है और कुछ जो है KiO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो KiO3 के साथ कितना रिएक्ट हुआ वो देखते हैं। तो कितना दिया उसने, उसने बोला है कि KiO3 का 50 ml एंड 1/10 मोलार रिएक्ट हुआ, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI रिएक्टेड विद KiO3, याद रखना हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI रिएक्टेड विद KiO3 अगर हम ले लेते हैं, एक्स ऑलरेडी ले चुके हैं, मान लो वाई ले लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स एक्चुअली। तो अगर ये वाई है तो वाई इंटू एन फैक्टर क्या है भाई, KI का एन फैक्टर क्या होगा जब वो KiO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, 2 है ना, तो वाई इंटू 2 इज इक्वल टू KiO3 का हमें क्या दिया है 50 ml एंड 1/10 मोलार दिया है, ओके। तो 1/10 इंटू 50 ml एंड इंटू एन फैक्टर क्या है KiO3 का 4 है, तो यहाँ से वाई कितना आ रहा है 10 आ रहा है क्या,
10 आ रहा है ना। ओके, सो अपने पास जो KiO3 के साथ रिएक्ट हुआ है Ki, वो कितना है? 10 मिलीमोल्स। ओके, तो बचा हुआ 2 मिलीमोल जो है किसके साथ रिएक्ट हुआ है? AgNO3 के साथ रिएक्ट हुआ है। ओके, तो AgNO3 के साथ कितना मिलीमोल्स रिएक्ट हुआ? 2। अब ऑब्वियसली आ जाएगा आगे तो, है ना। तो AgNO3 प्लस Ki gives AgI, ओके, एंड प्लस क्या आ जाएगा? KNO3 आ जाएगा। तो यहां से देखो AgNO3 का वेट कितना है? x/2। प्योर AgNO3 का वेट कितना है? x/2 डिवाइड बाय मोलार मास करेंगे, तो x/2 डिवाइड बाय मोलार मास करेंगे तो Ag का है 108 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 48, सो ये आ जाता है 170। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए AgNO3 के। ऑब्वियसली रिएक्शन बैलेंस है तो इतने ही मोल्स Ki के होंगे। तो एक मिनट, हम इसको ऑलरेडी x ले चुके हैं ना, और इसको भी x लिया था, चलो इसको z ले लेते हैं। ये हमारे पास है, मान लो z ग्राम। ओके, सो ये हमारे पास AgNO3 के मोल्स आ गए। इतने ही मोल्स हमारे पास कितने होने, किसके होने चाहिए? Ki के। बट Ki के कितने मिलीमोल्स हैं यार? टोटल अपने पास 12 थे, उनमें से 10 इधर गए, तो इस रिएक्शन में Ki के कितने मिलीमोल्स हैं? 2 मिलीमोल्स। ओके, इस रिएक्शन में कितने हैं Ki के? 2 मिलीमोल्स। तो 2 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ से Z क्या आ रहा है? Z आ रहा है 0.680 ग्राम। ठीक है, Z की वैल्यू जो है क्या आ रही है? 0.68 आ रहा है, 0.68। क्लियर है? So this was question number 19. Then question number 20. .0506 gram sample of BaCN whole twice was dissolved in a bicarbonate solution. 50 ml of 0.1 normal iodine was added, and the mixture was allowed to stand for 5 minutes. The sample was then acidified, and excess of 50 ml of 0.1 normal iodine was added, and the mixture was allowed to stand for 5 minutes. The solution was then acidified, and excess of I2 was treated with 20 ml of 0.1 normal 1 molar sodium thiosulfate solution. Oxidation product of SCN negative are this and this. Calculate the percentage of BaSCN whole twice in the sample. तो देखो आयोडीन जो है वो यहाँ पर दो चीजों से रिएक्ट कर रहा है, एक तो BaSCN whole twice से कर रहा है, ओके, एंड दूसरा वो कर रहा है अपने पास थायोसल्फेट से। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्वलेंट of I2 is equal to number of equivalent of BaSCN whole twice
plus number of equivalent of Na2H2O3. Okay. सॉरी, सो क्या था, अपने पास I2 जो है वो दोनों से रिएक्ट करेगा। तो एन फैक्टर क्या होगा? तो I2 जो है इसका देखो, हमें 50 ml 0.1 नॉर्मल दिया है, ठीक है। तो उसमें हमें एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। तो 50 ml इंटू 0.1 नॉर्मल, तो ये नंबर ऑफ मिल इक्वलेंट इज इक्वल टू, नाउ BaSCN होल ट्वाइस का क्या होगा? तो देखो BaSCN होल ट्वाइस में अपने पास SCN में देखो क्या आ रहा है, SO4 2 नेगेटिव आ रहा है और HCN आ रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है, CN वाले पार्ट का कुछ नहीं हो रहा है, वो एज इट इज है। CN वाला जो पार्ट है वो एज इट इज रहा होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जो भी चेंज है वो सल्फर में है। तो सल्फर -2 से कितना जा रहा है, +6 जा रहा है। ठीक है। एक्चुअली यार थोड़ा मिस्टेक मिस्टेक क्या मतलब, यहाँ पर चेंज हुआ है क्योंकि HCN में कार्बन और नाइट्रोजन का डिफरेंट है और HCN में डिफरेंट है। ठीक है, देखो कैसा है, एक मिनट देख लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे HCN में, तो सल्फर का -2 है, एंड यहाँ पर HCN में अगर देखें, अपने पास ऐसा है, और इसमें क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस। ओके, तो इस वाले बॉन्ड की वजह से सल्फर पर -1, कार्बन पर +1, एंड ये वाला जो बॉन्ड है इसकी वजह से नाइट्रोजन पर -3 और कार्बन पर +3। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे, कार्बन पर +2, नाइट्रोजन का -3, हाइड्रोजन का +1। ओके, सो बेसिकली कार्बन जो है उसका चेंज हो रहा है।
यहाँ पर कार्बन का चेंज हो रहा है ना। एक मिनट कुछ मिस्टेक किया शायद हमने। जिस कार्बन का चेंज हुआ है, +1 इसका +2 इसका, तो कार्बन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो कार्बन जो सल्फर का सल्फर का -2 और कार्बन का था +4, यहाँ पर कार्बन का हो गया +2, बाकी नाइट्रोजन एज इट इज रहा। तो एन फैक्टर क्या आएगा इसका? एन फैक्टर देखो, सल्फर -2 से +6 गया है, तो चेंज हुआ 8 का, सल्फर एक ही है। और कार्बन जो है +4 से +2 गया है, चेंज हुआ। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस लेंगे, तो ओवरऑल अपने पास जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है वो 6 हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास BaCN होल ट्वाइस में दो दो BaCN है ना, BaCN होल ट्वाइस में दो हैं। तो यहाँ पर 8 का चेंज हुआ सल्फर के लिए, एंड कार्बन का चेंज हुआ 2 से, लेकिन कार्बन का डिक्रीज हुआ। तो ओवरऑल इतना चेंज है SCN वाले पार्ट का। नंबर ऑफ एटम्स SCN के कितने हैं? 2 हैं, है ना, 2 SCN है। तो इसका जो एन फैक्टर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। सो हमें 0.506 ग्राम ऑफ BA एक सैंपल दिया है BaCN होल ट्वाइस का, उसमें हमारा x ग्राम हमारे पास क्या है? BaSCN होल ट्वाइस है। ठीक है, तो x उसका वेट हो गया डिवाइड बाय मोलार मास। तो मोलार मास क्या होगा BaCN होल ट्वाइस का? SCN का हो गया अपने पास कार्बन सल्फर का 32 प्लस कार्बन 12 प्लस नाइट्रोजन 14 इंटू 2, एंड देन BA का कितना है? BA का आई थिंक 208 होता है क्या? 137 या 137 होता था। यस, 137। तो BaCN होल ट्वाइस का जो है वो आ रहा है 253। तो ये अपने पास आ गए उसके नंबर ऑफ मोल्स, और हमने मिली इक्वलेंट लिए हैं, तो ऑब्वियसली इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर 12 है। देन इसके बाद Na2H2O3। सो Na2H2O3, अब देखो यहाँ पर हमारे पास Na2H2O3 का कितना दिया है थायोसल्फेट का? 20 ml 0.1 मोलार दिया है, 20 ml 0.1 मोलार। लेकिन देखो मीडियम कैसा, मीडियम के बारे में कहीं पे कुछ दिया नहीं है, बट ऊपर देखो वाज डिजॉल्व इन बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया ना, तो बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक या बेसिक? बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? एसिडिक होता है ना। ओके, तो एसिडिक मीडियम लेंगे, तो एसिडिक मीडियम लेंगे तो क्या आएगा? इसका एन फैक्टर Na2H2O3 का मतलब Na2S4O6 में जाएगा। ओके, सो एन फैक्टर इसका होगा 1, है ना। Na2H2O3 में जाता है तो एन फैक्टर क्या होता है? इसका 1 होता है। तो इसका हमें दिया 20 ml एंड 0.1 मोलार। 20 ml है, 0.1 मोलार, एन फैक्टर 1 है। सो ये इसका आ गया। ओके, सो हमें यहाँ से निकालना है x। मे बी यहाँ पर इसका थोड़ा हो सकता है आंसर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमने 12 लिया है। हो सकता है एन फैक्टर किसी ने 16 लिया हो, बट 12 ही आना चाहिए क्योंकि कार्बन का रिड्यूस हो रहा है। देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 5 हो गया लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला 2 हो गया, तो लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये आ गया x/253, सॉरी ये मिलीमोल्स में था तो 1000 इंटू 12 इज इक्वल टू 3। तो क्या आ रहा है इधर से? 3 इंटू 253 .
तो हमारे पास जो x का वैल्यू आ रहा है ना, ये आ रहा है 0.06325, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो सैंपल कितना था, 0.506 का था, तो परसेंटेज क्या होगा, 0.06325 डिवाइड बाय 0.506 इंटू 100। तो ये 12.5 आ रहा है। आंसर चेक करो यही है या डिफरेंट है, क्योंकि हो सकता है आंसर यहाँ पर डिफरेंट हो। सेम ही है, ओके सेम। तो ये हमारे पास आ गया। ओके, so this was question number 20. Now next is 21. Uh, 100 ml of a solution of H2O2 reacts with excess of KMnO4 solution in acidic medium and liberates this much of oxygen at STP. Calculate the normality and volume strength of H2O2. What is the amount of KMnO4 that reacts with H2O2 in the above reaction? Okay. तो यार H2O2 जो है इसका रिएक्शन हुआ KMnO4 के साथ, तो क्या मिला, O2 मिला एंड Mn जो है +2 में गया, एसिडिक मीडियम है तो +7 से +2, यहाँ पर ऑक्सीजन का 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर ऑक्सीजन का -1। तो एन फैक्टर जो है इस रिएक्शन में क्या हुआ, O2 का 0 से -1 का चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, तो 2 आना चाहिए। इसका एन फैक्टर क्या होगा, इसका एन फैक्टर होगा अपने पास 5। इसका एन फैक्टर क्या होगा, इसका इन फैक्टर होगा 2। ऑब्वियसली 2 का चेंज, 1 का चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स 2। तो नाउ KMnO4 जो है उसका हमें वॉल्यूम पूछा, इसके साथ साथ केवल 100 ml ऑफ H2O2 reacts with this much of acidic solution, liberates this much of oxygen at STP. एक्चुअली ये डेफिनेशन से चल लेंगे। याद है डेफिनेशन क्या बोलती है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 जो है वो कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देता है इन लीटर, वही क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा ना। तो यहाँ पर 100 ml जो है वो कितना दे रहा है, 3.294 ग्राम दे रहा है। 100 ml कितना दे रहा है, 3.294 सॉरी लीटर, 3.294 लीटर जो है वो 100 ml दे रहा है। तो 1 लीटर कितना देगा यार, हंड्रेड ml ही दिया है ना, एक्सेस ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। एक्चुअली इसकी बजाय वो तो इंडिविजुअल रिएक्शन की बात होती है, ऐसे नहीं आएगा। तो इसका हमें एसटीपी पे दिया है कि एनटीपी पे, एक वो भी प्रॉब्लम है, ये एसटीपी लिखा है, तो एनटीपी का दिया लेते हैं हम लोग। थ्री 3.294 लीटर है, तो कितना ले, 22.7 ले क्या, तो इतना मोल्स आ गया। तो इसका वॉल्यूम
कितना दिया हमारा नॉर्मलिटी इन एंड ये हमारा देख रहा है क्या सभी को? एकदम से वाईफाई चला गया था। आवाज आ रही है? ओके, तो फिर से करना पड़ेगा यार, वाईफाई चला गया। तो क्या है, H2O2 प्लस MnO4 नेगेटिव विल गिव O2 प्लस Mn2 पॉजिटिव। Mn प्लस 7 से प्लस 2 गया, O2 0 से इधर -1 है। तो वैसे इस वाले H2O2 का एन फैक्टर की जरूरत नहीं, बिकॉज नॉर्मलिटी पूछ रहा है, बट फिर भी कर सकते हैं। तो इसका एन फैक्टर 2 है, O2 का भी एन फैक्टर 2 है, एंड इसका एन फैक्टर 5 है। तो H2O2 का हमें यहाँ पर क्या दिया है, इसका हमने नॉर्मलिटी x मान लिया, वॉल्यूम 100 ml दिया है। तो x इंटू 100 ये मिली मोल्स, सॉरी मिली इक्वलेंट, एंड 10⁻³ से हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया इक्वलेंट इज इक्वल टू O2 का कितना दिया है, O2 दिया है हमें 3.294 लीटर। एस्टिमेट बोला है तो डिवाइड बाय 22.7 कर लेते हैं। तो ये आ गए इसके मोल्स एंड मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो यहाँ से x क्या आ रहा है, इट इज एक्चुअली 3.294 डिवाइड बाय 22.7 इंटू 2 एंड डिवाइड बाय 0.1। सो ये हमारे पास नॉर्मलिटी आ रहा है। आंसर थोड़ा डिफरेंट भी आ सकता है क्योंकि हमने 22.7 लिया, मे बी आंसर 22.4 के अकॉर्डिंग हो, बट एसटीपी के लिए 22.7 लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.9, और पीछे आंसर क्या दिया, सेम दिया है क्या डिफरेंट दिया है? पीछे आंसर 2.94 दिया, तो जैसे मैंने बताया थोड़ा डिफरेंट होगा मे बी। तो डिफरेंट इसलिए क्योंकि उन्होंने एनटीपी वाला लिया होगा। 22.4 अगर तुम लोगे, 22.7 की जगह 22.4 लोगे तो वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। ओके, तो यस दैट इज नॉर्मलिटी। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू क्या होता है 5.6। ओके, सो नॉर्मलिटी को अगर हम 5.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाता है, तो वो हो गया 16.25। ठीक है, उन्होंने एसटीपी बोला है, एसटीपी का अकॉर्डिंग हम गए। बाकी 22.4 भी ले सकते हैं, बट वो एनटीपी होता है। उन्होंने 22.4 लेके सॉल्व किया होगा। इसके अलावा क्या बोला इन्होंने, इन्होंने ये भी बोला है कि KMnO4 जो है वो कितना यूज हुआ है। ओके, तो KMnO4 का कितना यूज होगा, मान लो KMnO4 का x ग्राम है, तो KMnO4 का मान लो x ग्राम है अपने पास। मतलब x ग्राम मान लो यूज हुआ है, तो उसके मोल्स कितने हो गए यार, KMnO4 का मोलार मास कितना है, Mn का कितना होता है, Mn का होता है 55। ओके, सो 55 Mn का है, 39 K का है, एंड ऑक्सीजन 4 है तो 64 उसका हो गया, 158। ओके, सो x बाय 158 मोल हो गए अपने पास KMnO4 के, एंड एन फैक्टर ऑब्वियसली उसका क्या है, एन फैक्टर इज 5, है ना। तो x बाय 158 इंटू एन फैक्टर इज 5, ये हो गया KMnO4 के इक्वलेंट
एंड इज इक्वल टू O2 के इक्वलेंट। O2 के इक्वलेंट ये है, ठीक है। तो 3.294 डिवाइड बाय 22.7 इंटू 2 क्या आएगा? कितना आ रहा है? 3.294 इंटू 2 इंटू 158 डिवाइड बाय 5 एंड डिवाइड बाय 22.7, ये आ रहा है 9.17 ग्राम। ओके, सो इफ x ग्राम KMnO4 इज यूज्ड, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई? 9.17 ग्राम आ गई। ओके, सो आंसर में भी डिफरेंट होगा जैसे हमने बताया, क्योंकि हमने 22.7 लिया है, वहां पर 22.4 लिया होगा। Now next question. तो क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन कितना है? 20 ml है, रिएक्ट्स क्वांटिटेटिवली विद अ सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 जो कि 20 ml है। एसिडिफाइड किया ऑब्वियसली, मतलब Mn2 पॉजिटिव में जाएगा। तो 20 ml ऑफ H2O2 का रिएक्शन हुआ 20 ml ऑफ KMnO4 के साथ। नाउ द सेम वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जस्ट डीकलराइज्ड बाय 10 ml ऑफ MnSO4 इन न्यूट्रल मीडियम। तो अगर हम इतना ही वॉल्यूम KMnO4 का लेते हैं, मतलब KMnO4 सॉल्यूशन का सेम वॉल्यूम अगर लेते हैं, तो 10 ml ऑफ MnSO4 के साथ रिएक्ट करता है, जिससे बनता है MnO2। द ब्राउन PPT इज डिजॉल्व, जो कि MnO2 जो बना वो ब्राउन कलर का PPT है। द ब्राउन PPT इज डिजॉल्व इन दिस मच ऑफ सोडियम ऑक्जिलेट अंडर बॉइलिंग कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H2O2। तो भाई देखो ऐसा है कि अपने पास MnO2 का जो PPT बना है, इसका रिएक्शन हुआ है सोडियम ऑक्जिलेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये वाला पार्ट ये ऑक्सीडाइज होगा एंड ये वाला पार्ट जो है रिड्यूस होगा। तो ये +4 से +2 जाएगा एंड ये Na2C2O4 जो है, ये हमें पता है कि इसमें +3 से +4 जाता है, CO2 बनाता है, ठीक है। तो एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर इसका 2 है, बिकॉज चेंज 1 का है, सॉरी चेंज 2 का है। इसका एन फैक्टर क्या है? इसका एन फैक्टर भी 2 है, बिकॉज चेंज 1 का और नंबर ऑफ एटम्स 2 है। तो हमें इसका देखो 10 ml एंड 0.2 मोलार है, मतलब कितना मिलीमोल हो गया? 2 मिलीमोल। तो 2 मिलीमोल हो गया, एन फैक्टर क्या है? 2 है, तो कितना आ गया? 4 मिली इक्विवेलेंट। तो इसका अगर 4 मिली इक्विवेलेंट है, तो MnO2 का भी हमारे पास 4 मिली इक्विवेलेंट आएगा, मतलब मोल्स इसके कितने आ गए? 2 मिली मोल्स आ गए। ओके, तो यहाँ से MnO2 के मिली मोल्स निकाल लिया हमने। नाउ MnO2 जो है वो कैसे बन रहा है? जब KMnO4 जो है वो रिएक्ट कर रहा है, तो KMnO4 जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? MnSO4 के साथ, तब बन रहा है MnO2। तो MnO2 के कितने मिलीमोल्स बने? 2 मिलीमोल्स। अच्छा, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर +7। तो एन फैक्टर जो है क्या है सभी का? तो इसका 5 है, इसका एन फैक्टर 2 है एंड ये देखो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, तो इसके 2 एन फैक्टर है, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा? एक 2 आएगा, एक 5 आएगा। तो 2 इंटू 5/2 + 5 दैट इज 10/7। तो इसका एन फैक्टर 10/7। तो क्या बोला उन्होंने? द सेम वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन जिस डीकलराइज बाय 10 ml ऑफ MnSO4 इन न्यूट्रल मीडियम। तो इसका
जो सेम वॉल्यूम मतलब 20 ml ऑफ KMnO4 जो लिया था हमने, वो सेम सॉल्यूशन ले रहा है ना। तो मतलब ऐसा है कि जितना 20 ml ऑफ KMnO4 में हमारे पास मोल्स थे या इक्वलेंट थे, उतने ही बाद में भी हम जो 20 ml ऑफ KMnO4 ले रहे हैं उसमें है। तो देखो इधर हम जितने इसके इक्वलेंट लेंगे उतने इक्वलेंट इसके होंगे, ठीक है। तो कितने हैं इसके मोल्स, कितने थे यार, 2 मिली मोल्स थे। तो इक्वलेंट कितने हो गए, 2 इंटू 10/7, ये मिली इक्वलेंट हो गए। इतने मिली इक्वलेंट इधर हो जाएंगे, मतलब 20/7 मिली इक्वलेंट इधर हो गए। तो KMnO4 के मिली इक्वलेंट 20/7 है। ओके, एंड जब ये रिएक्ट कर रहा है किससे, H2O2 के साथ, तो वहां पर भी इसके एक मिली इक्वलेंट इतने ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि एन फैक्टर इधर भी KMnO4 का और उसमें भी KMnO4 का क्या है, सेम। तो जब इसका हम H2O2 से रिएक्शन कराएंगे, तो KMnO4 जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा Mn2 में, और H2O2 जो है ऑक्सीडाइज होगा, तो ये O2 देगा। तो इसका मोलरिटी अगर X है, वॉल्यूम तो 20 ml बोला है, इसका मोलरिटी हमारे पास कितना आ जाएगा, वो चलो जो भी है, मिलीमोल्स हमें पता ही है। तो इसका एन फैक्टर क्या है, इसका एन फैक्टर 2 होता है, इसका एन फैक्टर 5 होता है। तो एन फैक्टर इसका और पहले वाले KMnO4 का सेम है, दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट भी सेम ले सकते हैं। अगर एन फैक्टर डिफरेंट होता तो पहले हमें यहाँ पर इसके मोल्स देखने पड़ते हैं, देन उसके बाद इक्विवेलेंट। तो ये कितना आ रहा है, 20/7 मिली इक्विवेलेंट आ रहा है। तो 20/7 मिली इक्विवेलेंट, और ये क्या हो गया, 20 इंटू एक्स इंटू 2। तो यहाँ से एक्स क्या आ रहा है यार, यहाँ से एक्स आएगा 1/14। ओके, सो 1/14 मोलार आता है। कितना हुआ ये, 1/14 मोलार इज 0.0714। आंसर चेक करो, यही है क्या। आंसर डिफरेंट दिया है, एक मिनट, कहीं मिस्टेक किया है क्या हमने। Hydrogen peroxide 20 ml reacts quantitatively with a solution of KMnO4 20 ml and is acidified with dilute H2SO4. The same volume of KMnO4 solution is just decolorized by 10 ml of MnSO4 in neutral medium. एक मिनट, सॉरी, मिस्टेक हमने कर दिया है, वी हैव डन मिस्टेक। कहाँ, इधर। एन फैक्टर सेम थोड़ी था यार, +7 से +4 जा रहा है, याद आया। तो +7 से +4 जा रहा है, तो एन फैक्टर क्या है इसका, सही है। तो एन फैक्टर डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली हमें अब यहाँ पर क्या है, मोल्स देखने पड़ेंगे। तो इट इज 20/7 इंटू 3 मिली मोल्स। ओके, तो ये है, तो 20/7 तो ये हमारे पास, ये इसके मिलीमोल्स हैं, एंड यहाँ पर एन फैक्टर 5 है। अब देखो, अब मेरे ख्याल से आंसर बराबर आ जाएगा, देखते हैं। तो कितना हुआ ये, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, एंड कितना आ रहा है, 0.119 आ रहा है। अभी भी आंसर डिफरेंट आ रहा है। कितना आया, 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, देन 5/7 इंटू 3 इंटू 2। तो ये आ रहा है 0.119, एंड आंसर पीछे क्या दिया है, 0.1 दिया है एग्जैक्ट, है ना। फिर से देखो, कुछ और मिस्टेक तो नहीं किया हमने। हाइड्रोजन peroxide 20 ml reacts quantitatively with a solution of KMnO4 20 ml acidified. The same volume of KMnO4 solution is just decolorized by 10 ml of MnSO4 in neutral medium, simultaneously forming a dark brown PPT of this. The brown PPT is precipitate is dissolved in 10 ml of
0.2 molar sodium oxalate under boiling condition in the presence of dilute H2SO4 4। तो सोडियम ऑक्जेलेट जो है Na2HC2O4 MnO2, सो सोडियम ऑक्जेलेट के कितने थे 10 × 0.2, तो ये आया 2 मिलीमोल। ओके, 2 मिलीमोल इक्विवेलेंट इसके क्या होंगे, एन फैक्टर दोनों का 2 है, तो इक्विवेलेंट आ गए 4 मिली इक्विवेलेंट इसके आए, तो दूसरे के भी 4 मिली इक्विवेलेंट होंगे, मतलब उसके मिलीमोल्स हो गए 2। ओके, 2 मिलीमोल्स ऑफ MnO2 है। नाउ MnO2 का एन फैक्टर, यस फिर से मिस्टेक किया यार, MnO2 का यहाँ पर एन फैक्टर रॉन्ग लिया। देखो क्या होगा ये, MnO2 का एक एन फैक्टर तो 2 हो गया, दूसरा एन फैक्टर क्या है 3। ओके, दूसरा एन फैक्टर 3 है, सो 2 × 3 डिवाइड बाय 2 + 3 दैट इज 5। तो KMnO4 का जो एन फैक्टर उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, तो क्या है 6/5 आएगा। तो अगर ये 6/5 आएगा तो मिलीमोल्स इतने थे, तो मिली इक्विवेलेंट कितने आएंगे 2 × 6/5, है ना। तो 2 × 6/5 इसके हैं, तो दूसरे के भी क्या होंगे 2 × 6/5 होंगे, मतलब ये क्या 2 × 6/5 कितना हुआ, दैट इज 12/5 ना। तो 12/5 मिली इक्विवेलेंट हो गए इसके, तो इसके भी 12/5 मिली इक्विवेलेंट। सो मिलीमोल्स क्या होंगे डिवाइड बाय 3, सो 12/5/3 मिलीमोल्स, दैट इज नथिंग बट 4/5 मिलीमोल, है ना। तो 4/5 मिलीमोल आ रहा है। नाउ 4/5 मिलीमोल इंटू एन फैक्टर इज 5, तो मिली इक्विवेलेंट आ गया है। नाउ मेरे ख्याल से करेक्ट आ रहा होगा, 4 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स देखो क्या आ रहा है 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, यस नाउ इट इज 0.1 बोला। ठीक है, तो हमने एन फैक्टर में मिस्टेक कर दिया था। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। नाउ आगे वाले जो क्वेश्चन है 23 24 25 वो डबल टाइट्रेशन के हैं, तो वो वाला पार्ट अभी बचा है कराना, नेक्स्ट लेक्चर में वो कराएंगे, और वो क्वेश्चन जो है हम लेक्चर में ही डिस्कस कर लेंगे। तो यहीं पे एंड करते हैं। ओके, सो बाय, टेक केयर।